नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में हेक्सर-ओह्लेन सिद्धांत के तीसरे पार्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने हेक्सर-ओह्लेन सिद्धांत का परिचय, इसकी व्याख्या तथा साथ ही साथ इसकी मान्यताओं के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, शॉर्ट में बताऊं तो हेक्सर-ओह्लेन सिद्धांत किसी भी देश में साधनों की उपलब्ध मात्रा पर आधारित है कि किसी देश में कोई साधन कितनी मात्रा में उपलब्ध है। इसकी व्याख्या के अंतर्गत सेकंड पार्ट में हमने इसकी व्याख्या के अंतर्गत भौतिक अवधारणा का उल्लेख किया था। भौतिक अवधारणा का मतलब क्या है कि साधनों की उपलब्धता की व्याख्या का अध्ययन किया था। आज हम इसके तीसरे पार्ट में कीमत अवधारणा का अध्ययन करेंगे, अर्थात साधनों की कीमत की व्याख्या। ये साधनों अर्थात कहने का मतलब ये है कि कीमत, साधनों की कीमत के आधार पर, साधनों की कीमत के आधार पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पर्टिकुलर देश जिसमें पर्टिकुलर साधन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है और वह देश उस साधन का प्रयोग न कर दूसरे साधन का प्रयोग करे तो कैसे लागत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो मान के चल रहे हैं, देश ए पूंजी प्रधान देश है, देश बी श्रम प्रधान देश है। पूंजी प्रधान देश का मतलब क्या है कि उस देश में पूंजी ज्यादा पाई जाती है। हमने यहां उत्पादन के साधन माने पूंजी और श्रम। तो किसी देश ए पूंजी प्रधान देश है तो उस देश में पूंजी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है या पूंजी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे क्या होगा, पूंजी प्रचुरता में पाई जाती है, पूंजी अधिकतम पाई जाती है, तो वहां पर पूंजी की कीमत कम होगी, पूंजी की प्राइस कम होगी। और देश बी जो श्रम प्रधान देश है, वहां पर श्रम अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो श्रम के अधिक पाए जाने के कारण वहां क्या है, श्रम की कीमत कम होती है। ठीक है, तो हमने देखते ध्यान रखिए कि हमने माना कि देश एक पूंजी प्रधान देश है, तो पूंजी की मात्रा हमने इस भौतिक अवधारणा के अंतर्गत हमने क्या माना था, हमने माना था भौतिक अवधारणा के अंतर्गत P/M। ठीक है, P/L या अपने इसको मान लेते हैं कैपिटल K/L। कैपिटल और पूंजी और श्रम का अनुपात इन ए में अधिक था, कैपिटल/L इन बी की तुलना में। ये क्या था, माना कि ये पूंजी प्रधान देश था अधिक। ये भौतिक अवधारणा पर आधारित था कि साधनों की भौतिक उपलब्धता पर आधारित था। या हम क्या करेंगे, कीमत अवधारणा का आधार पड़ता है। प्राइस उल्टा हो जाता है ना, साधन की मात्रा अधिक है तो कीमत कम होगी उसकी। ठीक है, P/PL इन A इज लेस देन P/PL इन B। अर्थात P का मतलब क्या है, P का मतलब है प्राइस ऑफ कैपिटल, PL का मतलब है प्राइस ऑफ लेबर। प्राइस ऑफ कैपिटल है ब्याज की दर, पूंजी की कीमत, पूंजी का प्रतिफल, पूंजी का मूल्य क्या है, ब्याज की दर, प्राइस ऑफ कैपिटल। प्राइस ऑफ लेबर, श्रम की कीमत, श्रम का मूल्य, श्रम का प्रतिफल क्या है, मजदूरी, W। तो साधनों की हम जब जहां भौतिक अवधारणा के अंतर्गत हमने साधनों की मात्रा देखी थी, या हम क्या देखेंगे, ये हम साधनों की कीमत देख रहे हैं। तो कीमत जिस देश में कम होगी वह देश उस साधन का प्रधानता रखता है। तो देश ए में बी की तुलना में यदि पूंजी की कीमत कम है, इसका मतलब क्या है कि पूंजी की मात्रा ज्यादा है, पूंजी की प्रधानता ज्यादा है, वह देश पूंजी प्रधान देश है। इसको हम इक्वेशन से कैसे लिखेंगे, इक्वेशन हम लिखेंगे P/PL इन ए कंट्री लेस देन P/PL इन बी कंट्री। ठीक है, इसको हम ऐसे में लिख सकते हैं R/W, क्योंकि R क्या है, P के इक्वल टू R, पूंजी की कीमत है, R/W इन A लेस देन R/W इन B। तो यहां पर क्या होगा, देश ए पूंजी प्रधान देश होगा। ठीक इसी प्रकार से देश बी श्रम प्रधान देश है, देश बी श्रम प्रधान देश है, वहां श्रम अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमने यहां भौतिक अवधारणा में देखा L/K
इन ए, ठीक है, या हम कहें तो L/K इन B ग्रेटर देन L/K इन A, ठीक है। ये हमारी क्या थी, ये भौतिक अवधारणा थी। ठीक है, यानी कि क्या था, मात्रा थी, याद रखिए ये मात्रा थी। यहां क्या बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं कीमत की, प्राइस की बात कर रहे हैं, इस साधन की कीमत की बात कर रहे हैं। तो साधन की कीमत, तो मात्रा जब ज्यादा होगी तो कीमत कम होगी, ठीक है, मात्रा ज्यादा होगी तो कीमत कम होगी। तो देश दान के देश बी जो है वो श्रम प्रधान देश है, यानी कि देश बी में श्रम अधिक है, ये हमने माना। देश बी में श्रम और पूंजी का अनुपात अधिक है एक की तुलना में, यानी कि देश बी श्रम प्रधान देश है। हम कैसे लिखेंगे, PL/P के। अब यहां श्रम और पूंजी का अनुपात लिखेंगे PL/P के इन बी कंट्री में लेस देन PL/P के इन ए कंट्री, यानी कि ए की तुलना में जो बी देश है उसमें पूंजी ज्यादा सस्ती है, पूंजी की कीमत कम है, यानी कि पूंजी में श्रम पूंजी की कीमत में हम श्रम की कीमत में हम पूंजी की कीमत का भाग देंगे, तो ये देश बी में ए की तुलना में कम है। यानी कि हम लिखें W/R इन बी, ठीक है। PL का मतलब क्या है, PL का मतलब है प्राइस ऑफ लेबर वेज, PK का मतलब क्या है, प्राइस ऑफ कैपिटल R, W/R इन B लेस देन W/R इन A, यानी कि श्रम और पूंजी का अनुपात देश बी में देश ए की तुलना में कम है। इसका मतलब क्या है, कि देश ए पूंजी प्रधान देश है, देश बी श्रम प्रधान देश है। तो हेक्सर ओलिन क्या कहता है, देखिए हेक्सर ओलिन ये कहता है कि जो देश पूंजी प्रधान देश है उस देश में पूंजी अधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे हमने माना देश ए पूंजी प्रधान देश है, तो यहाँ पूंजी अधिक मात्रा में पाई जा रही है, पूंजी अधिक मात्रा में पाई जा रही है, तो यहाँ पूंजी की कीमत कम है। देश बी श्रम प्रधान देश है, वहां श्रम अधिक मात्रा में पाया जा रहा है, तो वहां श्रम की कीमत कम है देश ए की तुलना में। इसलिए हेक्सर ओलिन क्या कहता है कि देश ए को पूंजी प्रधान वस्तुओं का, अर्थात हम यूं कहें देश ए को उन वस्तुओं को उत्पादन करना चाहिए, या वस्तुओं में देश ए को जिन वस्तुओं को उत्पादन करता है उनमें पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। देश बी को जिन वस्तुओं को उत्पादन करता है उसमें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो सस्ती। अब इसको हम अनुपातिक रूप से देख लेते हैं। अभी हमने जो देखा इसको या अनुपात के रूप में देखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देश ए में ध्यान रखिए, देश ए में श्रम पूंजी का अनुपात ध्यान रखिए 1:4 है, अर्थात 1N=4K, यानी कि एक श्रम की कीमत जो है वो पूंजी की 4 कीमतों के बराबर है, 4 इकाइयों के बराबर है। श्रम की 1 इकाई इक्वल टू पूंजी की 4 इकाई, यानी कि 4 गुना सस्ती है वह पूंजी, ठीक है। और देश बी में श्रम 4 गुना सस्ता है, यानी कि ये क्या है 4L = 1 के, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4L = 1 के, अर्थात एक पूंजी की इकाई और श्रम की 4 इकाई कीमत पाई जाने की प्राइस है। ये हम किसी बात में प्राइस की हम कीमतों का अनुपात की बात कर रहे हैं के बराबर है। तो इससे क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, ठीक है, कि देश बी श्रम प्रधान देश है और उस श्रम और पूंजी की कीमत अनुपात क्या है। देश ए पूंजी प्रधान देश है, वहां पूंजी और श्रम की कीमत का अनुपात क्या है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हेक्सर ओलिन क्या कहता है, हेक्सर ओलिन ये कहता है कि देश ए को वस्तुओं के उत्पादन में अधिक से अधिक मात्रा में पूंजी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पूंजी बहुत सस्ती है। पूंजी सस्ती है तो उससे वस्तुओं की कीमतें भी कम आएंगी, कीमतें कम आएंगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से लाभ होगा। ये हेक्सर ओलिन ने बताया। अब इसी बात को हम जो हमने अध्ययन किया, इसी बात को हम इस डायग्राम से देखेंगे। यानी कि हमने इसकी मान्यता में देखा था कि ये एजम्पशन से हमने देखा था कि हेक्सर ओलिन ये मानता है कि दोनों देशों में जो साधनों का अनुपात है वो एक वस्तु के लिए समान होता है, ठीक है। यानी कि K/L वस्तु X इन A = K/L वस्तु X इन B, और K/L वस्तु Y इन A कंट्री = K/L Y वस्तु इन B कंट्री। Y वस्तु या Y वस्तु है कंट्री A कंट्री B, X वस्तु कंट्री A कंट्री B। उदाहरण की दोनों वस्तु अलग अलग है, X वस्तु Y वस्तु, तो यहाँ नॉट इक्वल है, बराबर नहीं है, कम या अधिक हो। नॉट इक्वल का मतलब क्या है, ये तो कम अधिक या कम कैसे भी हो सकता है, तो ये हम जानते हैं। हालांकि अब इन्हीं के आधार पर हालांकि मुख्य रूप से ये सिद्धांत बताता क्या है, मुख्य रूप से सिद्धांत ये बताता है, जो हेक्सर ओलिन बताता है कि
ए जो पूंजी प्रधान देश है उसको पूंजी प्रधान वस्तुओं का, उसको जो वस्तुओं का उत्पादन करे उसमें पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। पूंजी प्रधान जो उसका साधन है उस पूंजी का प्रयोग अधिक करना चाहिए क्योंकि वो साधन सस्ता है। ठीक है, अब इसी बात को हम एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं। बिल्कुल इजी डायग्राम में देखिए, बुक्स में आपको अलग अलग डायग्राम मिल जाएंगे, कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है। सबसे आसान और सरल डायग्राम के द्वारा मैं इस चीज को आपको स्पष्ट करके बता रहा हूँ। देखिए ये इसी को दोबारा बना रहा हूँ, बना हुआ है मोटा मोटा सा। ये मान लिए ए बी सम लागत रेखा लीजिए, ओ एक्स और वाई। ठीक है, यहां पर क्या लिखिए, साधन श्रम। ठीक, और यह क्या लिए, साधन पूंजी। साधन श्रम है, साधन पूंजी है। ये देश ए की लागत, देश ए की सम लागत रेखा है जो लागत को दर्शाती है, ए और बी। ठीक है, और यहां पर हम क्या मान लेते, कॉस्ट कितनी मान लेते, 10 के बराबर। 10 कॉस्ट में लागत 10 के बराबर आ रही है, 10 रुपए में मान लेते हैं, 10 के बराबर लागत आ रही है इस ए बी। ठीक है, और जो हम जानते हैं लागत सम लागत रेखा से निकालते हैं, और ये इसको नाम देता हूं पी और क्यू। ठीक है, ये जो देश ए की है और ये देश बी की है, यानी कि पी क्यू इस रेखा से बनता है, देश बी की सम लागत रेखा है जो इस तरह से दिखा रही है। ध्यान रखिए कि दी हुई लागत पर, ठीक है, ये इसका इसकी आकृति इस तरह की है, इसकी आकृति इस तरह की है, हमने व्यष्टि शास्त्र में पढ़ चुके हैं उसमें। ठीक है, समानुपातों का डायग्राम में सम लागत रेखा से कहते हैं। तो हम देख रहे हैं ये रेखा इस तरह की है कि दी हुई लागत पर देश बी श्रम की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है, पूंजी कम मात्रा खरीदेगा। क्यों खरीद सकता है ज्यादा, क्योंकि श्रम वहां सस्ता है। और देश ए पूंजी की ज्यादा मात्रा खरीद सकता है। क्यों खरीद सकता है, क्योंकि देश ए में पूंजी सस्ती है। इसलिए ये देश ए की समलागत रेखा है, ये देश बी की समलागत रेखा है। यहां पर लागत 10 के बराबर है, मान लीजिए देश बी में भी इसको हम 10 के बराबर लागत मान लेते हैं। ठीक है, यहां कितना मान लीजिए 10 के बराबर लागत मान रहे, पूरी में लागत 10 के बराबर आ रही है, पूरी लागत 10 के बराबर आ रही है। साधनों की क्रय अनुपात अलग अलग है। क्रय अनुपात अलग अलग क्यों है, क्रय अनुपात अलग अलग इसलिए है क्योंकि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं, दोनों साधनों की कीमतें अलग अलग हैं, डिफरेंट है। ये हम डायग्राम से देख के बता सकते हैं। अब इसमें जो दिखा रखा है, ध्यान रखिए, हमने बना रखा है कि ये हमारी क्या है, ये जो सम लागत रेखा है, ये ऐसी सम लागत रेखा है देश ए की जहां पूंजी सस्ती है। ठीक है, पूंजी सस्ती है। तो ये यहां पर सपोज कीजिए हम एक समोत्पाद वक्र बना लेते हैं। ठीक है, जो हमने ये समोत्पाद वक्र बना रखा है, ये सब ये, ठीक है, और ये 10 इकाई के उत्पादन की मात्रा को दर्शाते हैं। हम जानते हैं कि समोत्पाद वक्र किसे कहते हैं, सम प्लस उत्पादन, उत्पादन की समान मात्रा को दर्शाने वाला वक्र है। यानी उसके प्रत्येक बिंदु पर उत्पादन की समान मात्रा को दर्शाया जाता है। ध्यान रखिए, प्रत्येक बिंदु पर दोनों साधनों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। हालांकि प्रत्येक बिंदु पर दोनों साधनों की मात्रा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उत्पादन की जो मात्रा है वो बराबर आएगी। खैर, साधनों का अनुपात अलग अलग होगा। तो यहाँ लिखिए, मैंने लिख रखा आइसो पॉइंट 10 इकाई के बराबर। ठीक है, तो ध्यान रखिए ए और बी, ये देश ए की समलागत रेखा है और ये आइसो पॉइंट ये है। ध्यान रखिए, ये समोत्पाद वक्र है। ये कौन समोत्पाद वक्र है, पूंजी प्रधान तकनीकी एक तरह से। ठीक है, तो ये यहां पर आइसो पॉइंट जो है 10 इकाई का उत्पन्न होता है, और ये बिंदु इसको मान लेते हैं एस बिंदु। ठीक है, ए बी समलागत रेखा के एस बिंदु पर ये आइसो पॉइंट जो लाइन है ये स्पर्श करती है, तो वहां पर, ठीक है, स्पर्श करती है तो लागत कितनी आएगी, 10 इकाई। ठीक है, क्योंकि 10 के बराबर, सॉरी 10 इकाई नहीं, 10 रुपए, 10 जो भी 10 लागत 10 के बराबर आ रही है। ठीक है, तो 10 जो लागत आ रही है ये एस बिंदु पर ध्यान रखें। अब यदि देश ए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है, यानी श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है, तो ध्यान रखिए नेक्स्ट और बिंदु की एल, और यहां पर जो हमने ये P1 और Q1 जो सम लागत रेखा ली है। ठीक है, ये समलागत रेखा इस P और Q जो देश B की समलागत रेखा है उसके समानांतर है, यानी कि
उसके समानांतर है। अर्थात ये किस हिसाब से बनी हुई है, ये समलागत रेखा ऐसे बनी हुई है जहां श्रम सस्ता है, पूंजी महंगी है, उसके हिसाब से बनी हुई है। और हम जानते हैं कि ऊंची समलागत रेखा अधिक लागत को दर्शाती है। तो हमने जो हमारी पी क्यू से ऊपर है ये P1 Q1, तो यहाँ समलागत कितनी आ रही है, लागत 20 के बराबर आ रही है, लागत 20 के बराबर आ रही है। और अब ये यही समोत्पाद वक्र जो हमारा है आइसो पॉइंट है, जो 10 इकाई की उत्पाद की मात्रा को दर्शा रहा है, यही इस एल बिंदु पर इसको स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो देश ए जब श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगा, ठीक है, यानी कि इस समलागत रेखा के समानांतर वो आगे जाएगा तो एल बिंदु पर रहेगा। तो उस स्थिति में क्या है, उसकी लागत पहले 10 थी, यहां इस पे मान लीजिए 10 के बराबर 20 हो गई। उत्पादन की मात्रा उतनी ही है, ध्यान रखिए, उत्पादन की मात्रा उतनी है 10 इकाई के बराबर, ठीक है, लेकिन लागत 10 से बढ़कर 20 हो गई। क्यों? क्योंकि देश ए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से देश बी जो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है तो लागत कम आती है। श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करने से वो इस L1 बिंदु पर है। ठीक है, जब लागत कितनी आ रही है, कॉस्ट, ये पी क्यू की लागत कितनी है, 10 के बराबर लागत है। ठीक है, पी और क्यू की लागत कितनी है, 10 के बराबर लागत है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर वो L1 बिंदु पर है। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो देश बी है ये पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है। अर्थात इस ए बी जो समलागत रेखा है इसके समानांतर A1 और हमने ये जो B1 समलागत रेखा हम लेते हैं। ठीक है, तो इस रेखा पर वो है S1 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, जहां पर वो है A1 और B1 समलागत रेखा इस आइसो पॉइंट जो वक्र है, इस जो श्रम प्रधान जो यहां ये भी 10 इकाई को दर्शाता है, इसको ये S1 पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो यहां पर लागत आने की 10 थी और ये आगे बढ़ गई, यानी कि ए बी के समानांतर A1 B1 है जो ए बी से अधिक लागत को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि समुत्पाद वक्र हमारा वही है, ठीक, जो 10 इकाई को दर्शाता है। लेकिन देश बी जब पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है या पूंजी का प्रयोग ज्यादा करता है उत्पादन में, तो वहां की लागत बढ़ जाती है। लागत क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हमने देखा कि साधन का ये लागत अनुपात देख लिया कि देश बी में क्या है कि श्रम की एक मात्रा, ठीक है, पूंजी की एक मात्रा और श्रम की 4 मात्रा। ठीक है, यानी कि जब पूंजी की 1 इकाई जितनी कीमत है उतनी कीमत में श्रम की 4 इकाई की कीमत है, वहां श्रम जो 4 गुना सस्ता है वहां पर। ठीक है, तो इसलिए लागत बढ़ जाती है। तो हम दोनों तरीके से देखें, यदि देश ए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है तो लागत बढ़ जाती है, यदि देश बी पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करता है तो लागत बढ़ जाती है। इसलिए देश ए को यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक का तथा देश बी को श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ प्राप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सेल ओलिन ये मानता है कि जिस देश में जो साधन ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो उस साधन की कीमत कम होगी, साधन की कीमत कम होगी तो वस्तुओं के उत्पादन में उस साधन का अधिक प्रयोग करने से वस्तु की कीमत भी कम आएगी और लागत कम आएगी। ठीक है, ये एक्सेल ओलिन की कीमत अवधारणा है, कीमत अवधारणा है, ये आपकी साधनों की कीमत के आधार पर, कीमत अवधारणा के आधार पर बहुत सरल में डायग्राम लिया है, बहुत सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कि यहाँ पर किस प्रकार से कीमत अवधारणा के अंतर्गत साधनों की कीमत, ठीक है, किस प्रकार से कीमत वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। कोई भी देश, ठीक है, जिसमें जो साधन सस्ता है यदि उसकी जगह वो महंगे साधन का प्रयोग करता है तो कीमत कैसे बढ़ जाती है। ठीक है, और कोई देश जिस देश में जो साधन अधिक मात्रा में पाया जाता है उसका प्रयोग करता है तो किस प्रकार से वस्तु की कीमत कम हो जाती है। ठीक, इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों को लाभ होगा। यही एक्सेल ओलिन का जो सिद्धांत है उसकी कीमत अवधारणा को दर्शाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हम जो अगले व्याख्यान में हेक्टोरियन सिद्धांत की जो आलोचनाएं है, ठीक है, जो सिद्धांत में कमियां हैं वो हमको करनी है। रखिए, धन्यवाद।